गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का संस्कृत सेट का डिस्कशन चल रहा था JSSC CGL वाला, जिसमें ऑलरेडी 20 to 25 सेट्स हो चुके हैं। और जिन लोगों को डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो आप लोग के सिलेबस में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, तो कुछ लोगों को पढ़ना था जैसे भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य, वेदांग या व्याकरण, तो इनका भी डिटेल क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो अपना कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, क्योंकि ये सब क्लासेस के भी आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका CGL का पोर्शन है 100 क्वेश्चन वाला, उसमें आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट जो है वो पढ़ाया जाएगा। डिटेल स्टडी जो होगा भाषा विज्ञान का, संस्कृत साहित्य, इतिहास का, वैदिक साहित्य और वेदांग और व्याकरण, ये सारे पोर्शन कवर किए जाएंगे। तो अभी आप लोग का 46 का क्वेश्चन चल रहा है, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, साथ साथ ये पोर्शन भी चलेगा आपका। तो जिन लोगों ने पहले के सेट्स नहीं देखे हैं, वो वीडियो पे क्लिक करके जो पिछले सेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें ग्रामर का एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ जितने भी साहित्य वाले पोर्शन है वो सारे भी एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्तुरी इति सततम कारकम किमुच्यते। कर्तुरी इति सततम कारकम किम उच्यते। ऑप्शन ए करणम, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्म या ऑप्शन डी अपादानम। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार आ रहा है। कर्तुरी इति सततम कारकम, ऑप्शन ए करणम, बी संप्रदानम, सी कर्म या डी अपादानम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है कर्म कारक। आपका जो आप कारक जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रथमा कारक, द्वितीय कारक, तृतीय कारक सबके सूत्र दिए हुए हैं। तो सबको आपको मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जितने भी सूत्र दिए हुए हैं उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द्वितीय कारक है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, उसमें जो सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट है जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोई भी अगर आप सीटेट दे रहे हैं या स्टेट लेवल वाला जो भी, जिसमें भी आपका संस्कृत रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो आप वो टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कर्तुरी इति सततम कारकम। तो इसमें आपको बताना है कारकम किम उच्यते, तो ये किस कारक का सूत्र है। तो ये किस कारक का सूत्र है? पहला ऑप्शन है आपका करणम, सी संप्रदानम, सी कर्म या डी अपादानम। तो इसमें आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक क्यों होगा? इससे पहले के सेट में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें अब इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। मैं फिर एक बार यहाँ पे कर दे रही हूँ। ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा होती। जो सूत्र है आपका, उससे कर्ता जो काम को करना चाहता है, जिसको सर्वाधिक करना चाहता है, उसमें क्या कर्तुरी इति सततम कर्म होता है। ठीक है, तथा कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ कर्ता अपनी, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ही ले लीजिए। एग्जाम्पल है पैसा ओदनम भुक्ते, दूध से भात खाया जाता है। ठीक है, यहाँ कर्ता अपनी खाना जो है, उसका जो खाना है, क्रिया के द्वारा भात को अधिकतम चाहता है। वो किसको ज्यादा चाहता है? दूध से भात खाया जाता है, मतलब उसको भात पसंद है, इसलिए वो उसको दूध से खा रहा है। अतः जो आपका सूत्र है ओदनम की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से ओदन में क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति हुआ है। आप एग्जाम्पल देखिए, पैसा ओदनम, तो ओदनम में क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति हुआ है। क्यों द्वितीय विभक्ति हुआ है? क्योंकि वह कर्ता खाने की क्रिया का साधन मात्र है, इसलिए पैसा में द्वितीय विभक्ति न होकर साधकम जो ये है आपका, जो आपका इच्छा है कि सेंटेंस आप देखिए, पैसा ओदनम, ओदनम में क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति हुआ है। ऐसे अगर आपको करना होता तो क्या होता है? यहाँ पे होता दूध का संबंध भी कर्ता कि खाने की क्रिया से, किंतु वह कर्ता खाने की क्रिया का साधन मात्र है, इसलिए पैसा में द्वितीय विभक्ति न होकर साधकतम करणम से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको इसमें क्या, आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि कर्तुरी इति सततम कारक किम उच्यते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्यों होगा? या पहले भी पढ़ चुके हैं, और आगे के वीडियोस में जिसमें ग्रामर का पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा उसमें मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रुद्ध द्रुहे सूर्यार्थानाम यम प्रतिकोपम तत्र का विभक्ति। इसमें भी आपसे विभक्ति पूछा गया है, एक सूत्र दे दिया गया है। ये सूत्र भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इस सूत्र का आपसे पूछा गया है कि ये किस विभक्ति से है। सूत्र है आपका क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्यानाम ईर्ष्या सूर्य अर्थानाम यम प्रतिकोप। कुछ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें ऑप्शन क्या है? ए चतुर्थी, बी तृतीया, सी द्वितीया या डी पंचमी। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिया हुआ, पहला आप देखिए क्रुद्ध है, द्रुह है, ईर्ष्या है, असूय है। क्रुद्ध मतलब क्रोध, द्रुह मतलब विद्रोह करना, ईर्ष्य मतलब ईर्ष्या करना और असूय दूसरों के गुणों में दोष देखना, मतलब एज ए क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं कि दूसरे में हमेशा कमी निकालना। तो ये जो धातु होते हैं, कौन कौन से धातु? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय। इन धातुओं के योग में या इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है उसमें क्या हो जाता है? उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात संप्रदान संज्ञा होती है मतलब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस किस में? क्रुद्ध धातु में, दुह धातु में, ईर्ष्य धातु में और असूय जो धातु होते हैं, इन सब में क्या होता है? चतुर्थी संप्रदान कारक होती है। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए चतुर्थी, बी तृतीया, सी द्वितीया और डी पंचमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? चतुर्थी। ठीक है, समझ गए? अगर आप इसमें एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिटेल क्लास लूंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त का समास। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? समास पूछा गया है। समास का शब्द क्या दिया हुआ है? शब्द को आप ध्यान से पढ़िए। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त का समास। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी केवल या ऑप्शन डी कर्मधारय। ऑप्शन ए क्या था? बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी केवल या ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसमें आपको पता है सबका जो कौन सा बहुव्रीहि समास है, कौन सा केवल समास है, कौन सा द्विगु है या कौन सा कर्मधारय है। इसमें आपको सबका डेफिनेशन पता है, उदाहरण पता है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त कर्मधारय समास अस्ति। इसमें कर्मधारय समास होगा। क्यों कर्मधारय समास होगा? कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष्य का भाव होता है। तो कर्मधारय समास में समासिक पद के दोनों पद में विभक्ति समान होती है, दोनों में विभक्ति समान होगा या विशेषण विशेष्य का भाव रहेगा। बाकी बहुव्रीहि क्या होता है? अपना अर्थ छोड़कर, दोनों पद का अपना अर्थ छोड़कर क्या विशेष अर्थ देते हैं। द्विगु जो होता है संख्यावाचक होता है। तो ये चीज आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुरूपम इतस्य पदस्य विग्रह वर्तते। अनुरूपम इतस्य पदस्य विग्रह वर्तते। आपको पद दे दिया गया, वो आपका उसको विग्रह करना है। पहला है रूपस्य प्रति, ऑप्शन बी रूपस्य योग्यम, ऑप्शन सी रूपस्य सादृशम, ऑप्शन डी रूपस्य पश्चात। तो इन चारों में आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम वर्तते। अनुरूपम इतस्य पद विग्रह रूपस्य योग्यम वर्तते, मतलब ऑप्शन बी होगा आपका। ये समास से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है जो उच्चारण स्थान का क्वेश्चन है वो है ऋटुरसानाम उच्चारणम स्थानम किम। आपसे उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। मैं पहले ही भी बोल चुकी हूँ आपको कि आपको माहेश्वर सूत्र हुआ, संधि, उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, और जो आपका माहेश्वर सूत्र है जो 14 सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ आपसे पूछा गया ऋटुरसानाम उच्चारण स्थानम किम। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋटुरसानाम सूत्र हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? ऑप्शन ए तालु, बी कंठ, सी ओष्ठ या डी मूर्धा। तो आप जब ये सूत्र बोलेंगे ऋटुरसानाम मूर्धा उससे जुड़ा हुआ, अगर आपको सूत्र याद है तो आप उसके साथ अपने आप कर लेंगे। जैसे अकुह विसर्ज्यानाम कंठ, अकुह विसर्ज्यानाम के साथ कंठ है, मतलब अ आ क वर्ग के और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसी तरह इचु यशानाम तालु, ई च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तो सेम ऋटुरसानाम मूर्धा। तो इससे ऋटुरसानाम मूर्धा से क्या क्या उच्चारण होता है? री, री, त वर्ग, र,
और जो षटकोण वाला श होता है इसके उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इनको मूर्धन्य कहा जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन था ऋटुरर्षाणाम उच्चारण स्थानम किम, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी मूर्धा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सूत्र याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दंतेषु अंतर भवति। दंतेषु अंतः भवति। ऑप्शन ए क, बी प, सी ल या डी म। ठीक है, तो आप जैसे उच्चारण स्थान अभी मैंने बताया उसी तरीके से आपका है लेतु लसानाम दंत। लेतु लसानाम दंत मतलब ली के नीचे री की मात्रा, डबल री की मात्रा, त वर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है? दंतेशु। तो इसमें दंतेशु क्या है? क का कंठ हो गया, प का ओष्ठ हो गया, म का यनंग म नम आप पढ़ेंगे, और ल का क्या हो जाएगा? दंतेशु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ल दंतेशु अंतर्भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कादयो मावासना वर्ण। कादयो मावासना वर्ण। ए स्पर्श, बी अंतस्थ, सी अनुनासिक या डी अस्पर्श। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए स्पर्श है, अंतस्थ है, अनुनासिक है या अस्पर्श है। तो स्पर्शा कादयो मासना वर्णा संति किसको बोलते हैं? क से लेके म तक जितने भी है वो सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। मतलब क वर्ग हो गया, क से अंगर, क च ट त प, ये सारे जितने वर्ग वर्ण हो गए क से लेके य, च से क से अंगर, च से य, ट से लेके न, तो जितना है क से म तक क्या हो जाएगा? 25 जो हो जाएगा ये सारा हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नारी पद में किस प्रत्यय का विधान है? आपको प्रत्यय में उपसर्ग प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय, कृदंत और तद्धित प्रत्यय सारा डिटेल में पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नारी पद में किस प्रत्यय का विधान है? ऑप्शन ए डीन, ऑप्शन सी डिप, ऑप्शन सी पहले डीन है, डिश है, डिप है और लास्ट में है ती। तो नारी पद में डिन प्रत्यय का विधान किया गया है। आप इसका सूत्र पढ़ेंगे शंख खांडव या दंत्रो डिन। इस सूत्र के अनुसार शंख आदि अज का जो आकारांत तदंत जातिवाचक प्रतिपादिक होता है उसमें डिन प्रत्यय लगता है। तो इसमें जो आपका जो बाकी ऑप्शन है ती और श जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान काल जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें कौन सा लकार आता है? ऑप्शन ए लुट लकार, ऑप्शन बी लंग लकार, ऑप्शन सी लिट लकार या ऑप्शन डी लट लकार। तो जब हम लोग तीता अंति पढ़ते हैं तो किस लकार में पढ़ते हैं? लट लकार में पढ़ते हैं, और वो लट लकार क्या है? वर्तमान काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार क्या है? परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार क्या है? ऑप्शन ए लिट लकार, ऑप्शन बी लेट लकार, ऑप्शन सी लंग लकार और ऑप्शन डी लोट लकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिट लकार का प्रयोग परोक्ष अद्यतन भूतकाल में होता है। जो लिट लकार है फर्स्ट ऑप्शन वो हो जाएगा। लिट लकार का प्रयोग परोक्ष अद्यतन भूतकाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्यत अर्थ में हेतु हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार क्या है? किस अर्थ में? भविष्यत अर्थ में हेतु हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार क्या होगा? ए लिट लकार, बी लिट लकार, सी लेट लकार या डी लिंग लकार। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें हो जाएगा लिट लकार का प्रयोग परोक्ष अद्यतन भृत। आपसे क्या पूछा गया? हेतु हेतु है ना, हेतु हेतु वाला। तो हेतु हेतु वाला में क्या होगा? लिंग लकार भविष्यत अर्थ के हेतु हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन आपका है लिंग लकार उसमें होगा।
तो ये था आपका लकार से क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट आपका श्लोक पढ़कर आपको आंसर करना है। श्लोक से क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोक पर आधारित प्रश्न संख्या 12 से 14 तक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहां से कहां तक? 3 क्वेश्चन आपको श्लोक से पूछे गए, तो आपको श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़ के अकॉर्डिंगली आंसर करना है। ठीक है, श्लोक है आपका, सर्वः तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्व कामनाप्नोतु सर्व सर्वत्र नदन्तु। इस श्लोक का आपको पढ़कर इसका आंसर पता करना है। जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आपको श्लोक पढ़ के ही करना होगा, विदाउट श्लोक पढ़े आपका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सर्व कानि तरतु। क्वेश्चन आप श्लोक देखिए, सर्व तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्व कामना वाप्नेतु सर्व सर्वत्र नदन्तु। तो क्वेश्चन है सर्व कानि तरतु, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सागरम, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी दुर्गाणी या ऑप्शन डी नौका। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्व दुर्गाणी तरतु। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सर्व दुर्गाणी तरतु। नेक्स्ट क्वेश्चन श्लोक से ही है, सर्व कान आपनोतु आपनोतु सर्व कान अवाप्नोतु। ऑप्शन ए कमान, सी धर्मान, पहला है कमान, बी है धर्मान, ऑप्शन सी धैर्यान या ऑप्शन डी दत्तानी सर्वाणी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्व कामान अवाप्नोतु। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्व कामान। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका श्लोक से है, विघ्नानि अस्य कः पर्याय श्लोके प्रयोक्तम। आपका विघ्नानि दिया है, विघ्नानि अस्य, यहाँ पर विघ्नानि पद का श्लोक में आपको पर्यायवाची शब्द कौन सा यूज हुआ है, तो आपको विघ्नानि शब्द का पर्यायवाची शब्द इस श्लोक से बताना है। इस श्लोक में कौन सा है? श्लोक पढ़िए, आप फिर से पढ़ सकते हैं श्लोक को। सर्व तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्व कामना वाप्नोतु सर्व सर्त्र नंदतु। तो विघ्नानि अस्य का पर्याय श्लोके प्रयोक्तम, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विघ्नानि अस्य दुर्गाणि पर्याय श्लोके प्रयोक्तम। कौन सा है विघ्नानि का? कौन सा पद आ जाएगा? दुर्गाणी। आपके ऑप्शन में क्या क्या है? पहला है भद्राणी, बी दुर्गाणी, सी कमान या डी सर्वत्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी दुर्गाणी। ठीक है, ये था श्लोक से आंसर। अब उसके बाद 2-3 क्वेश्चन श्लोक से था। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे अपठित गद्यांश से, गद्यांश या पद्यांश देकर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उसमें डायरेक्ट ओनली पैसेज से हो सकता है या ग्रामेटिकल पोर्शन भी इंक्लूड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्श वर्णानि न सन्ति। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है क च ट त प, सब में हलंत है। ऑप्शन बी श श श ह, ऑप्शन सी त थ द ध न या ऑप्शन डी यंग म न न। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा स्पर्श वर्णानि न सन्ति, स्पर्श वर्ण कौन सा नहीं है। अब स्पर्श वर्ण आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, क से लेके म तक। तो इसमें आप देखिए जहाँ क से म तक वाला नहीं है वही स्पर्श हो जाएगा। तो क च ट त प वाला तो स्पर्श हुआ, त थ द ध न भी स्पर्श आएगा। स्पर्श किसको बोलते हैं? जिसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिक ये सब लगता है, ये सब क्या हो जाता है? स्पर्श व्यंजन। तो त थ द ध न भी नहीं होगा, यंग म न भी नहीं होगा। तो क्या बच रहा है लास्ट में? लास्ट में बच रहा है तालव्य श, मूर्धन स, दंत स और ह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी तालव्य श, मूर्धन स, दंत स और ह स्पर्श वर्णानि न सन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अ का उच्चारण स्थान है, आपको इसमें अ का उच्चारण स्थान बताना है। अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु या डी कोमल तालु। तो इसमें आपको आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी कोमल तालु।
तो आप उच्चारण स्थान में पहला उच्चारण स्थान में सूत्र पढ़े होंगे, अकुह विसर्ज्यानाम कंठ। तो अकुह विसर्ज्यानाम कंठ में पहले ही अ आ गया, आ क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो अ का उच्चारण स्थान हो गया, क्या हो गया? बी, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जब हम लोग अनुनासिक उच्चारण करते हैं तो कौन से इसमें सहायक होते हैं? ए, मुख नासिका, बी, श्रोत नासिका, सी, कंठ नासिका या डी, तालु नासिका। अब आप अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख नासिका। अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में मुख नासिका सहायक होते हैं। मुख और नाक दोनों का हेल्प होता है, कोऑपरेशन होता है, तब आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। और ऐसे आप नहीं चाहते हैं तो कहीं से भी उच्चारण कीजिए। अगर आपको व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं है तो आप कुछ का भी उच्चारण कहीं से भी कर सकते हैं कि कहाँ ह्रस्वी है, कहाँ दीर्घी है, ये पता ही नहीं होता। बहुत लोगों में ऐसा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप साउथ इंडियन से हिंदी सुनिए या बंगाली स्पीकिंग से शुद्ध हिंदी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कुछ लोग ही होते हैं जो आपको शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे आप छोटी ई, बड़ी ई, जो ह्रस्वी और दीर्घ ई होते हैं उसमें उच्चारण मिस्टेक होते हैं। तो अगर आप व्याकरण अच्छे से पढ़ें, उच्चारण स्थान का आपको ज्ञान है, माहेश्वर सूत्र पता है, तो आप कहीं भी गलत उच्चारण नहीं करेंगे। या आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं या हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं या कोई सा भी व्याकरण पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप इंग्लिश में यहाँ पे कुछ बोलेंगे और अगर आप फॉरेन विजिट में आप चले गए तो आपको वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाप्राणीकरण का उदाहरण है। महाप्राणीकरण, ऑप्शन ए मकर मगर, ऑप्शन बी कंटक कांटा, ऑप्शन सी वाष्प भाप या ऑप्शन डी हाथ हस्त। इसमें आपको क्या बताना है? महाप्राणीकरण का उदाहरण। आपने अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा है, किसको बोलते हैं? अल्पप्राण किसको बोलते हैं? सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा य र ल को अल्पप्राण कहा जाता है। और महाप्राण जो बच गए सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और जो तालव्य मूर्धन्य स दंत स होते हैं, क्या होते हैं? वो वहां महाप्राण होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया महाप्राणीकरण का उदाहरण क्या है? तो इसमें जो चार ऑप्शन है, मकर मगर, कंटक कांटा, वाष्प भाप, हाथ हस्त। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाष्प भाप महाप्राणीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंत वर्ण है। दंत वर्ण कौन है? मतलब जो वर्ण आपको दिए हुए हैं ऑप्शन में, उसका उच्चारण स्थान जो है दंत कौन सा है? पहला ऑप्शन है द, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन बी ब या ऑप्शन डी झ। तो आप उच्चारण करके देख लीजिए किसके उच्चारण दंत से हो रहा है, वो दंत वर्ण हो जाएगा। तो आप सूत्र अभी पढ़ रहे थे, इच्वाशानाम तालु, अकुविसर्ज्यानाम कंठ, ऋतुलसानाम दंता। तो इसमें दंत में कौन कौन सा आता है? ली, लृ, त वर्ग, ल और श। तो त वर्ग में त था द न होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन द है। तो द क्या हो गया? दंत वर्ण हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी है। जो हम लोग ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसमें सर्वाधिक उपयोगी क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी जिह्वा, ऑप्शन सी नासिका या डी ओष्ठ। तो आप कुछ भी उच्चारण करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो आपको सर्वाधिक उपयोगी क्या है? दंत। आप बिना दांत के भी बोल सकते हैं, जिह्वा, नासिका या ओष्ठ। तो सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उपयोगी क्या है? जिह्वा है। जीभ के बिना आप नहीं बोल सकते हैं। जिह्वा ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी है। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी जिह्वा। ठीक है, आज ज्यादातर क्वेश्चन वन प्रकरण सही है। किसके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर निकलती है? कौन सा उच्चारण आप करेंगे तो वायु जो है मुंह से जो हवा है अबाध गति से बाहर निकलेगी? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी ऊष्म या ऑप्शन डी अंतस्थ। क्या क्या ऑप्शन है? व्यंजन, स्वर, ऊष्म या अंतस्थ।
तो स्वर के, जब आप स्वर का उच्चारण करेंगे अ आ इ ई जो बोलेंगे, तो स्वर के उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर निकलती है। ये आप उच्चारण करके भी देखिए, आपको उसी समय पता भी चल जाएगा। उतना नहीं भी पढ़े हैं या रटे नहीं है तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो स्वर के उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भ्रातृजाया, उसके बाद इक्वल टू साइन देके लिखा हुआ भावज में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है। इसमें जो ध्वनि परिवर्तन हो रहा है तो इसमें कौन सा व्यंजन हो रहा है। भ्रातृजाया से भावज। ऑप्शन ए स्वर लोप, ऑप्शन बी व्यंजन लोप, ऑप्शन सी स्वर व्यंजन लोप, या ऑप्शन डी आगम। तो आप ये उच्चारण करके देखिए इसमें किसका लोप हो रहा है, मतलब किसका परिवर्तन कौन सा हो रहा है। ऑप्शन ए स्वर लोप, ऑप्शन बी व्यंजन लोप, ऑप्शन सी स्वर व्यंजन लोप, या ऑप्शन डी आगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर व्यंजन लोप से भ्रातृजाया इक्वल टू भावज होगा। कौन सा लोप होगा, स्वर व्यंजन लोप, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाह्य प्रयत्न विवार का अर्थ है। बाह्य प्रयत्न विवार का अर्थ क्या होगा। ए बंद होना, बी आधा खुलना, सी खुलना, डी श्वास लेना। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। बाह्य प्रयत्न विवार का अर्थ है खुलना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, खुलना। तो ये सारा चीज आपका जो वो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर होता है उच्चारण स्थान वाला, उसमें आपका डिटेल में ये सब चीज आपको मिल जाएगा। बाह्य प्रयत्न में विवार, श्वास, अघोष या फिर स्वर, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये उसी में आता है। ठीक है, तो आप वो चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको डिटेल में मिलेगा। विवार, श्वास और अघोष वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण अर्थात क ख च छ, जो भी पहला वाला है प्रथम और द्वितीय, मतलब क ख च छ और तालव्य श मूर्धन्य स, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो इनके उच्चारण में क्या होता है, केवल श्वास का योग होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, श्वास संज्ञा कहते हैं। और इनके उच्चारण के समय कंठ खुला रहता है, इसलिए इन्हें विवार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब ये बोलते हैं तो कंठ खुला रहता है, इसलिए इन्हें विवार कहा जाता है। तो बाह्य प्रयत्न विवार का अर्थ क्या हो गया है, बाह्य प्रयत्न विवार का अर्थ हो गया खुलना। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ी वायु का प्रयोग हो जिसमें वो बाह्य प्रयत्न क्या है, जिसमें जरा सा आपको हवा लग रहा है, वैसे बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, कौन से वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए महाप्राण, ऑप्शन बी घोष, सी विवार, या डी संवार। जिसमें क्या है, थोड़ी वायु का प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी वायु का जिसमें प्रयोग हो वो बाह्य प्रयत्न संवार कहलाता है। जो ऑप्शन डी है आपका वो कहलाएगा। तो बाह्य प्रयत्न संवार में कौन कौन सा आ जाता है, शेष व्यंजन वर्ण, जो आपके जो घोष कहे जाते हैं, घोष वाले जो हैं जिसके उच्चारण में नाद का योग होता है और नाद का योग तथा कंठ मुंदा रहता है, मतलब कंठ बंद रहता है, तो इन्हें क्या संवार या नाद भी कहते हैं। तो जितने आपके कौन से वर्ण जो घोष थे वो कहलाते हैं। घोष वर्ण हम लोग किसको बोलते हैं, सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तृतीय, चतुर्थ, सभी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम का जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें क्या होता है, वो घोष कहे जाते हैं और इसके उच्चारण में नाद का योग होता है और कंठ मुंदा रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, संवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऊपर उठे हुए स्वर को क्या कहते हैं, वैसे स्वर जो ऊपर उठे हुए होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ये भी आप फर्स्ट चैप्टर से ही आपका उद्दात अनुदात अगर आप पढ़े होंगे, डिटेल में अगर आप पढ़े होंगे, वैसे उतना डिटेल में तो कोई पढ़ता नहीं है, इतने डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए नाद, ऑप्शन बी उद्दात, ऑप्शन सी स्वरित, या ऑप्शन डी अनुदात। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, क्या क्या है, नाद, उद्दात, स्वरित, अनुदात। किसको बोल रहे हैं, ऊपर उठे हुए स्वर। ऊपर उठे हुए स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर उठे हुए स्वर को नाम से ही पता चल जाएगा, उद्दात कहते हैं।
ऊपर उठे हुए जो स्वर होंगे उसको क्या कहेंगे? उदात्त। ठीक है, तो आप इस तरीके से जितना भी आपका जो पहला चैप्टर है उसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सवार, विवार, उदात्त, अनुदात्त का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 to 28 जो है श्लोक से है। आप पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, श्लोक में आइए। श्लोक है आपका आचार्य पादम आदते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादम आदते पादम सर ब्रह्मचारे भी। इसमें आपको 26 से लेके 29 तक का श्लोक पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? शिष्य स्वमेधया कति भागा गृहताणी। शिष्य स्वमेधया कति भागम गृहणाति होगा, गृहतानी नहीं है, गृहणाति है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है ऑप्शन ए पादम, बी अर्थम, सी पूर्णम या डी है पादोनम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए क्या है? पादम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कालेन पादम आदत्ते अत्र क्रियापदम किम। इसका क्रियापद क्या है? अथ क्रियापदे किम। ऑप्शन है आपका ए आदत्ते, बी आदत्तो, सी आदत्तानी या डी आदत्तम। तो आपको इसके लिए फिर श्लोक में जाना पड़ेगा। श्लोक को जितने बार पढ़ेंगे उतने बार में आपका मैटर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। तो आप फिर से श्लोक में आइए और श्लोक को पढ़िए। आचार्य पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम सर ब्रह्मस्य चारि भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? कालेन पादम आदत्ते अत्र क्रिया पादम किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है आदत्ते। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आदत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये जो 3 क्वेश्चन थे आपके कहाँ से थे? श्लोक से थे। ठीक है, श्लोक में एक क्वेश्चन और रह गया है श्लोक से आपका। कालेन पादम आदत्ते हो गया, अत्र आदत्ते क्रिया पादम, यहाँ पे क्या था? आदत्ते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्लोक से आपके कितने क्वेश्चन थे? 26 to 28। तो अभी 26 हुआ, 27 हुआ, 28 बचा है। चातुर्थे शाप इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्ते। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर करना है ऑप्शन ए स्वमेधया, ऑप्शन बी पादम, ऑप्शन सी आदत्ते या ऑप्शन डी सब्रह्मचारी भी। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या है आपका? चातुर्थे शाम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयोक्तम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पादम। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? पादम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 26 से 28 था ये आपको श्लोक पढ़ के करना था। श्लोक बहुत इजी है, श्लोक को बार बार पढ़िए और आंसर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज से आएगा, मतलब गद्यांश या पद्यांश देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आप श्लोक पढ़ गए कि चातुर्थे इत्यर्थे श्लोके पादम पदम प्रयुक्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ओ कौन सा स्वर है? ओ जो ओ औ हम लोग बोलते हैं उसमें से कौन सा स्वर है? ए संवृत, बी अर्ध संवृत, सी अर्ध विवृत या डी विवृत? तो ओ कौन सा स्वर हो जाएगा? ओ अर्ध संवृत स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध संवृत, ऑप्शन बी। अर्ध संवृत में कम मुंह खुलने पर निकलने वाले स्वर होते हैं, जैसे ए और ओ। कौन से होते हैं? ए और ओ। वो क्या होता है? कम मुंह खुलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध संवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कारक से है। इत्थम्भूत लक्षणम से संबंधित विभक्ति क्या है? आपका कारक का सूत्र दिया है। कारक का सूत्र देकर आपसे पूछा गया है कि इसमें जो किस विभक्ति से संबंधित है। सूत्र क्या है? इत्थम्भूत लक्षणम। तो ये किससे है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी चतुर्थी, ऑप्शन सी चतुर्थी या ऑप्शन डी पंचमी। तो आप अगर ऑप्शन सी बोल रहे हैं, अगर आप द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का सारा सूत्र पढ़े हुए हैं तो आप ये देखकर बता देंगे कि किस सूत्र से। इत्थम्भूत लक्षणे, तो ये किस सूत्र से होता है? इत्थम्भूत का अर्थ हुआ है ऐसा प्रतीत होना। तो इस प्रकार हुआ, अर्थात किसी विशेष दशा का कथन, किसी विशेष दशा का जब हम लोग कथन करते हैं या बताते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब किसी चीज को देखकर किसी प्रकृति का पता चलता है। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे जटाभि तापसा, तो उसकी जटा को देखकर पता चल रहा है कि वो तपस्वी है। तो यहाँ किसी व्यक्ति का तपस्वी होना बताया गया है। मतलब किसी चीज को अगर आप देखकर इंडिकेट कर पा रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? इत्थम्भूत लक्षणे तृतीया का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लक्षणवाची शब्द जो होता है या प्रकृतिवाची शब्द जो होता है वहां पे क्या हो जाता है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन तृतीया। तो आप कारक के सूत्र ऐसे याद कर लीजिए जो आप देखते से पहचान ले कि इसमें जैसे यनांग विकार है, सहयुक्ते प्रधाने है, तो इस तरीके अपवर्गे तृतीया है। तो ये सब क्या है? तृतीया विभक्ति का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है। आपको समास दे दिया गया है और बोला गया अब्राह्मण। ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, पहले भी ये हो चुका है। शब्द क्या है? अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास होगा? ऑप्शन ए प्रादि तत्पुरुष के कारण, ऑप्शन बी उपपद तत्पुरुष के कारण, ऑप्शन सी नए तत्पुरुष के कारण या ऑप्शन डी द्वितीय तत्पुरुष के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नए तत्पुरुष के कारण में इसमें कौन सा समास हुआ है? जिसका पूर्व पद न हो, मतलब न या अन जहां पे लगाते हैं जो नेगेटिव सेंस में हो, तो वहां पे क्या हो जाता है? नए तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समासस्य प्रक्रिया भवति। ऑप्शन ए द्वय वर्णयों मध्ये, ऑप्शन बी द्वय पदयों मध्ये, ऑप्शन सी द्वय वाक्यों मध्ये या ऑप्शन डी एकस्य वर्णस्य एकस्य पदस्य च मध्ये। इसमें आपसे समास का डेफिनेशन पूछा है। समास कब होता है? दो वर्णों के बीच होता है, ऑप्शन बी दो पदों के बीच होता है, ऑप्शन सी दो वाक्यों के बीच होता है या ऑप्शन डी एकस्य वर्णस्य एकस्य पद, मतलब एक वर्ण और एक पद। तो किसके बीच होता है? जब हम लोग समास करते हैं तो आप समास का विग्रह करते हैं तो दो पदों के बीच करते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वपदयों मध्य। समास का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें संक्षिप्तीकरण करेंगे। तो दो पद होते हैं जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर संक्षिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द्वपदयों मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका वही रिपीटेड है। इत्थम्भूत लक्षणे सूत्रम अस्ति। जो अभी आपने पढ़ा था वही सूत्र है। इत्थम्भूत लक्षणे सूत्रम अस्ति। कौन सा सूत्र है? ए करण कारक का, बी संप्रदान कारस्य, सी अपदान कारस्य या डी अधिकरण कारस्य। ऑप्शन ए करण कारस्य, बी संप्रदान कारकस्य, सी अपदान कारस्य या डी अधिकरण कारकस्य। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इत्थम्भूत लक्षणे तृतीया विभक्ति का सूत्र है करण कारस्य। तो ये सूत्र मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ क्या होता है। यहाँ इतर्थ भूत का अर्थ है ऐसा हुआ या इस प्रकार हुआ, अर्थात किसी विशेष दशा का कथन करने वाले चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पित्त प्लस आकृति इतस्य संधि रूपम।
आपको शब्द दे दिया गया है, उसमें आपको पूछा गया है कि आप इसका संधि कीजिए, क्या होगा? पित्त आकृति, ऑप्शन ए था आपका ये। ऑप्शन बी पित्राकृति, ऑप्शन सी पितुराकृति, ऑप्शन डी पित्रराकृति। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पित्त प्लस आकृति, पित्राकृति, पित्राकृति, जो आपका सेकंड ऑप्शन है पित्राकृति हो जाएगा, बाकी जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारके यह कैसा सूत्र है? ये भी रिपीटेड है, ये पहले भी हो चुका है, आपका लास्ट वाला वीडियो आप देखेंगे उसमें है ये, और मैं वहाँ समझा भी चुकी हूँ। ऑप्शन ए विधि, बी नियम, सी परिभाषा, या डी अधिकार। अधिकार मीन्स या अधिकरण से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संबोधने च में प्रयुक्त विभक्ति। संबोधने च में कौन सा विभक्ति होता है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी प्रथमा, या डी षष्ठी। यह भी लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है कि संबोधने में कौन से विभक्ति होता है। संबोधने च में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आप प्रथमा विभक्ति मतलब कारक के प्रथमा कारक का सूत्र पढ़ेंगे, प्रथम कारक का, तो आप उसमें देख लेंगे संबोधने च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख विवर में होने वाला प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, सी स्पर्श, या डी स्फोट। तो इसमें कौन सा होगा? मुख विवर में अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अभी मैं पहले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मुख विवर में अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी पांचवा, या डी छठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग तीसरा तत्व है। ये अकॉर्डिंग टू किसके ये कहा गया है? यास्क ने शब्दों के 4 वर्णों का वर्णन किया है। यास्क के अकॉर्डिंग जो है नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात। तो इसमें यास्क के अनुसार वर्गों का वर्णन किया गया, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो उपसर्ग कौन सा तत्व हो गया है? तीसरा तत्व हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षम इति पदे समास अस्ति। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययभाव, डी कर्मधारय। इसमें आपको बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष इति पदे अव्ययभाव समास अस्ति प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाने अव्ययभाव। अर्थात जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिसमें अव्यय शब्द होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अव्ययभाव समास। तो उसका सूत्र क्या है? प्रयोग पूर्व पदार्थ प्रधाने अव्ययभाव। तो क्या समास हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। बाकी जितने भी समास है उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। अव्यय कर्मधारय किसे कहते हैं या द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव में विशेषण विशेष्य का भाव होता है। ठीक है, तत्पुरुष में आपको पता ही है कि कारक के विभक्ति चिन्ह लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋते इत्यस्मिन् योगे विभक्ति भवति। ऋते इत्यस्मिन् योगे विभक्ति भवति। ऑप्शन ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो इसमें कौन सा विभक्ति होगा? ऋते इत्यस्मिन् योगे पंचमी विभक्ति भवति। अब आप अपदान कारक का सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको सूत्र मिल जाएगा। आप सूत्र को डिटेल में पढ़िए, उसमें आपके सारे सूत्र मिल जाएंगे कि ऋते वाला जो सूत्र है, तो उसमें जितने सूत्र आपके दिए हुए ध्रुवम, पाय, अपादानम, विरात्राणाम, भय हेतु, तो आख्यात, तोबे, ये सब में आपको सारे सूत्र में डिटेल में या जनिक अर्थ प्रकृति। तो इसमें कौन सा ऋते में कौन सा सूत्र लगेगा? ऋते में आपका पंचमी विभक्ति होगा। ठीक है, तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का सेट्स जो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट संस्कृत लैंग्वेज वालों के लिए सफिशिएंट है, और साथ साथ आपको डिटेल में ये सारा डिटेल स्टडी भी करवाया जाएगा। जो भी आपका संस्कृत सिलेबस है, ग्रामर से रिलेटेड, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य या वेदांग हुआ, व्याकरण हुए, ये सारा आपका डिटेल कवर किया जाएगा। तो आप वीडियोस को कम्प्लीटली देखिए और इसको डेली कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, बीच बीच में छोड़ा मत कीजिए। तो जितने भी वीडियोस इसमें बनाए जा चुके हैं 40 क्वेश्चंस वाले, वो आप रिपीट कीजिए। साथ साथ झारखंड करंट अफेयर या सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यूटी से क्या होगा? टिल योर एग्जाम आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।